गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैं आपको विशेष अधिगमकर्ता के बालकों के बारे में बता रही थी कि उसने किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए हमें, जिससे कि क्या हो दूसरे बालकों की दूसरे बालकों की तरह ही उन्हें क्या हो प्रॉपर वे मिले, जिससे क्या करे वो भी क्या करे समाज में उठ बैठ सकते हैं, दूसरों के साथ समायोजन स्थापित कर सके। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिभा मन बुद्धि बालक। मन बुद्धि बालक कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था। वे बालक होते हैं जो सामान्य स्तर से कम बुद्धि रखने वाले बालकों को हम कौन से बालक कहते हैं, मन बुद्धि बालक कहते हैं। और जो ये मन बुद्धि बालक होते हैं बेसिकली आलस किसी किस्म के होते हैं, ठीक है ना। हर किसी बात को समझने में उन्हें असमर्थ होते हैं, ठीक है। और जो चीज़ उन्हें इसी को इनमें समझनी होती है वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते, या समझते हैं तो भूल जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बेसिकली कि ना मन बुद्धि बालक जो थे उनकी पहचान बताई थी कि हम कैसे पहचानेंगे, उनकी विशेषताएं बताई थी। अब जो ये मन बुद्धि बालक होते हैं ये इनके रीजंस क्या है, कारण मतलब एक तरह से कारण क्या है। तो मन बुद्धि बालक मन बुद्धि बालकों के कारण, मन बुद्धि के कारण कि ये जो इनकी मन बुद्धिता होती है वो किस वे में होती है, बचपन से ही होती है या फिर स्टार्टिंग से ही होता है, बॉर्न से ही होते हैं, या फिर आगे किसी चोट लगने से होते हैं। तो बेसिकली इनके कारण क्या है, तो इनके दो कारण होते हैं। एक तो वंश परंपरा, एक तो होता है वंश परंपरा, और दूसरा होता है वातावरण जनित, वातावरण जनित, ठीक है। जो वंश परंपरा होता है उसमें ये होता है कि अगर मन बुद्धि बालक के जो पेरेंट्स हैं वो स्टार्टिंग से ही बुद्धिहीनता से ग्रसित है, तो इन बच्चों में भी बुद्धिहीनता के क्या होंगे लक्षण हमें धीरे धीरे दिखाई देंगे। बुद्धिहीनता के क्या होगा, हस्तांतरण होने की संभावना क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इनकेस इनके पेरेंट्स भी क्या है बुद्धि ग्रसित बुद्धिहीन है, मन बुद्धि है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिहीनता से ग्रसित है, तो बच्चों में भी धीरे धीरे इसके स्नातक की संभावना बढ़ जाएगी। फिर आता है वातावरण जनित, जिसे हम बाहरी कारक कहते हैं। बाहरी कारकों की वजह से मन बुद्धि बालकों के अंदर मन बुद्धिता का गुण एक तरह से आ जाता है। तो वातावरण जनित कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे मानसिक आघात, बीमारी, चोट लगने से, ग्रंथियों के विकास से, संसाधनों के अभाव, देखो वातावरण जनित में आता है कि मानसिक आघात, कोई में मेंटली कोई बीमारी हो जाती है, चोट लग जाती है, ग्रंथि किसी की आपने देखा है कि ग्रंथि वैसे विकसित हो जाती है, तो वो बालक क्या हो जाता है मन बुद्धि बालकों की श्रेणी में आते हैं। और कभी कभी हमें ये देखा जाता है कि संसाधनों के परिवार के अंदर या संसाधनों के अभाव के कारण या प्रेरणाओं की कमी से भी बालक कौन सी श्रेणी में आ जाते हैं, मन बुद्धिता की श्रेणी में आ जाते हैं। अब इन्हीं की वजह से इतनी सारी जब इनकी जो कारण हमें देखने को मिलते हैं, इनकी वजह से इन्होंने बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्हें कौन कौन सी समस्याओं का जैसे सामना करना पड़ता है, मन बुद्धि बालकों के कारण जैसे मैंने आपको बताया था कि कारण आपको बताया कि संसाधनों के अभाव के कारण आप देखते हो कि जैसे अभी लेटेस्ट मोबाइल चल रहा है, अगर हम बच्चों को मोबाइल नहीं दिलाते, ठीक है ना, इन केस, तो क्या होता है एक तरह से उनके अंदर क्या होता है ईगो पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है उनका माइंड इस तरह डाइवर्ट हो जाता है कि
जाते हैं मन बुद्धिता की कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मन बुद्धि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बच्चा पढ़ नहीं रहा, पढ़ना इन द सेंस नहीं है, मतलब वो आलसी किस्म का होता है, उसके सामने बहुत सी चीज़ें होती है, वो सीखने की कोशिश नहीं करता। आपने कई प्रकार के इस तरह के बालक देखे हैं, तो वो इसकी वजह से और मोटिवेशन की वजह से भी कभी कभी मन बुद्धिता आ जाती है। तो ऐसे बालकों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली उनको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो बाहर जब निकलते हैं तो उन्हें हीन भावना महसूस होती है। हीन भावना महसूस क्यों होती है, दूसरों के द्वारा इनका मजाक बनाया जाता है, इनका मतलब एक तरह से इनका साथ नहीं दिया जाता, ठीक है, जिसकी वजह से इनको अंदर हीन भावना जैसी स्थिति आ जाती है। वो कुछ कार्य, क्योंकि आपको पता है कि मन बुद्धि जो बालक होते हैं वो स्वयं कुछ कार्य नहीं करते, तो इस वजह से जितनी ग्रोथ इनकी होनी चाहिए, मतलब जिनका एक तरह से इनका जो शिक्षण होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है कि क्लास के अंदर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब लो कैटेगरी का है, लेकिन आंसर मतलब टीचर ने उससे क्वेश्चन पुटअप किया, टीचर द्वारा क्वेश्चन पुटअप करने पर अगर क्या होगा, इन केस कभी वो उठ के आंसर दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है टीचर को, और इन केस इतने सारे बच्चों के बीच में अगर टीचर ने उसका मजाक बनाया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उठ के रिस्पॉन्स दे टीचर को। तो वही चीज़ आ जाती है कि कभी कभी सामान्य स्तर के बालकों के साथ जब बैठता है तो उनको समायोजन करने में क्या हो जाती है, कठिनाई महसूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि टीचर के द्वारा जब नेगेटिव उसे पुनर्बलन मिलता है, नेगेटिविटी आती है, तो क्या होता है, बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, इस वजह से उनके अंदर समायोजन की भावना भी विकसित हो जाती है। और क्या होता है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वो मतलब अपने आप को एकदम शाय महसूस करते हैं। तो इतनी सारी समस्या इनके सामने आती है। तो इन सभी की समस्याओं के समाधान के लिए हमें इन्हें एक विशेष प्रकार की शिक्षा देनी अनिवार्य होती है। तो मेन टीचर का मोटिवेट क्या होता है कि बच्चों को, इस टाइप के बच्चों को क्या हो, विशेष प्रकार का दिशा निर्देश मार्गदर्शन प्रदान करें, जिसकी वजह से क्या हो, बच्चे क्या हो, समाज में उठ बैठ सके, ठीक है ना। शिक्षण व्यवस्था में उनकी कैटेगरी की अगर हम शिक्षण व्यवस्था करेंगे कि उनकी योग्यता के अनुसार, तो कि जिससे क्या होगा कि बच्चे भी क्या करेंगे, उन्हें एक अच्छा फील होगा, वो क्या करेंगे, दूसरों बच्चे सामान्य स्तर के बच्चों के साथ इजी में समायोजन स्थापित कर सकेंगे। तो वही सब चीज़ें कि बेसिकली इनकी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और हमें क्या करना चाहिए इनकी शिक्षा के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो इसके पॉइंट्स आएंगे। कि अब आता है आपका कि बेसिकली इनको ऐसी हीन भावना ना हो, समायोजन स्थापित कर सके, तो विशेष प्रकार की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर आता है इनके मन बुद्धि बालकों की शिक्षा। जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70-80 होती है। 70-80 होने की वजह से वो कक्षा में क्या करते हैं, कक्षा में सामान्य स्तर वालों के साथ समायोजन स्थापित करने में क्या होता है, इन्हें कठिनाई महसूस होती है। तो इसके लिए ये निर्धारण किया गया है, प्रावधान किया गया है कि विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था की जाए इन बच्चों के लिए, और उसके अंदर समान अवसर वाले बच्चों को ही महत्व अवसर दिया जाए, मतलब समान योग्यता वाले बच्चों को ही अवसर दिया जाए और उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे क्या होगा, उन बच्चों में हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। और हमें जैसे आपको पता है कि एक क्लास के अंदर हर कैटेगरी का बच्चा बैठता है, विशिष्ट मतलब एक तरह से हम देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चा भी बैठता है, एवरेज चाइल्ड भी बैठता है, मन बुद्धि वाला भी बैठता है, क्रिएटिविटी चाइल्ड भी बैठता है। तो जब इनके साथ इनको शिक्षा दी जाएगी तो हो सकता है कि टीचर जो अभिभावक है या जो टीचर है वो प्रॉपर्ली उन बच्चों की तरफ ध्यान ना दे। तो इसके लिए क्या होगा कि स्पेसिफिक जो स्कूल्स है वो डेवलप करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों को विशेष रूप से
योग्यता समूह, इसका मतलब ये है कि इस विधि के अनुसार क्या होना चाहिए। योग्यता समूह इस विधि के अनुसार जो मंदबुद्धि बालक होती है उनकी शिक्षण व्यवस्था में योग्यता के अनुसार ही विषयों का क्या देना चाहिए, योग्यता के अनुसार विषयों का चयन करना चाहिए और विषयों के अनुसार क्या करना चाहिए, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, इन्हें जब वो शिक्षा प्रदान की जाती है तो उनके विषय के अकॉर्डिंगली, मतलब उन्होंने कितना गेन किया है उस विषय के प्रति, उसके अनुसार इन्हें प्रमोट करना चाहिए। ये सबसे एक तरह से बेनिफिट है। क्यों है, क्योंकि आप देखते हो कि हमें पता है कि इस बच्चे को जैसे साइंस समझ में नहीं आ रही, तो साइंस का कुछ ऐसा ही पार्ट इनको क्रिएट करना चाहिए कि वो जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ एवरेज में, कुछ परसेंट में वो चीज़ वो ईजी वे में समझ सके। इसके लिए क्या मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि इनकी योग्यता, शिक्षा व्यवस्था में योग्यता के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, विषय का चयन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है श्रेणीहीन कक्षाएं। श्रेणीहीन कक्षाएं, इसका मतलब आपको पता है कि कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन चीज शिक्षा, मतलब जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, उसको इस बात का मतलब एक तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षा दे रहा है बच्चों को, तो लगातार उसे उन्नति के अवसर प्रदान करने चाहिए, कंटिन्यूसली। क्यों करने चाहिए, ऐसा करने से बच्चों में एक डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। जैसा इनकेस हम सप्लीमेंट्री का एक करते हैं, ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, बाय ग्रेड से बच्चा पास होता है, वो चीज़ करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। एक तरह से मंदबुद्धि बालकों के लिए ही है कि उन्हें लगातार उन्नति के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे क्या होगा, जब उन्हें उन्नति के लगातार, उन्हें ऐसा लगेगा वो पास हो रहा है, धीरे धीरे क्या लगेगा उसे, वो पास हो रहा है, तो उसे क्या होगा, एक भय का डर नहीं बना रहेगा। इसी के साथ क्या होना चाहिए, वो अपनी योग्यता के अनुसार ही क्या कर पाएगा, उन्नति कर सकेगा। कैसे अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति कर सकेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स, अगर वो नॉर्मल चाइल्ड के बीच में बैठ रहा है, एग्जाम दे रहा है, फाइट कर रहा है, कुछ नंबर से रह जाता है, तो हमें इसे बाय ग्रेड दे देते हैं कि ठीक है, एक ग्रेस दे देते हैं कि हाँ भाई इसने इतने मार्क्स इसको ऑब्टेन करने कंपल्सरी होते हैं, तो बाय ग्रेड से पास हो गया। तो वही चीज़ है कि इसके अंदर हमें एक तरह से सप्लीमेंट्री का हम ले सकते हैं कि उसको फेल की जगह हम सप्लीमेंट्री ग्रेड करके दे दें। तो क्या होगा, जब बच्चे के सामने लगातार उन्नति के अवसर मिलते रहेंगे कि हाँ टीचर मुझे कुछ पॉइंट तक पास कर रहा है, तो इससे क्या होगा, वो उस चीज़ को वो और आगे पढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये अवसर बच्चों को मतलब एक तरह से क्या करना चाहिए, जो टीचर्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है 4th नंबर, पाठ्यक्रम का विशिष्ट आयोजन। पाठ्यक्रम का विशिष्ट आयोजन, मंदबुद्धि बालकों के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चे क्या कर सके, उन्नति कर सके और उन्हें क्या हो, एक शाय महसूस हो, आत्मविश्वास उनके साथ बढ़े। तो पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, बेसिकली विषय कम होना चाहिए उनके लिए, विषय कम और सरल रखने चाहिए। सेकेंड आता है क्रिया प्रधान विषय वस्तु सिखाई जानी चाहिए। क्रिया प्रधान विषय वस्तु सिखाई जानी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट व्यावसायिक
हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। इसका मतलब है कि विषय कम और सरल रखने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल चाइल्ड की अपेक्षा ये वाला की बुद्धिलब्धि कम होती है। इसकी वजह से अगर जितने ज़्यादा विषय इनके अंदर रखे जाएंगे पाठ्यक्रम में, वो पढ़ने में उनको कठिनाई होगी। और जब हम विषय कम रख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, उनकी लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए कि बच्चों को क्या हो, ईजी हो चीज़ें समझ में आए। क्रिया प्रधान विषय वस्तु सिखाई जाने की इट मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि जब वो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि उनकी बुद्धि इतनी नहीं है, बुद्धि ना होने की वजह से वो हो सकता है कुछ जो कंटेंट है वो याद ना कर पाए या नहीं समझ पाए। लेकिन बच्चे अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखेंगे, पहचानेंगे, तो अगर हम किसी भी विषय वस्तु को, हम जो विषय पढ़ा रहे हैं उसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ देंगे तो बच्चों को क्या होगा, बच्चों को हमेशा क्या होगा, याद, वो चीज़ याद रहेगी। व्यवसायिक आधार पर जीवन उपार्जन हेतु में प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्हें ऐसे विषयों पर बल देना चाहिए या ऐसी चीज़ें समझानी चाहिए जिससे उन्हें इंटरेस्ट हो। जैसे आपको पता है कई बच्चे स्कूल लेवल पे क्या होता है, एवरेज होते हैं, लेकिन वो होता है कंप्यूटर, उन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है, वो कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें फटाफट मोबाइल में सर्च कर लेते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, स्कूल के अंदर जो करिकुलम होता है उसमें वो क्या होता है, बिल्कुल पुअर मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो उनके अनुसार कई चीज़ें ऐसी होती है कि वो बच्चा तरक्की करे, मतलब हो सकता है उसको क्राफ्ट में, मतलब क्राफ्ट में उसे अच्छा लग रहा हो, कि पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा हो, कुछ अदर एक्टिविटी अच्छी लग रही हो, डांस करना उसे पसंद है, सिंगिंग उसे पसंद है, लेकिन वो कुछ और नहीं कर पा रहा हो, तो क्या होना चाहिए कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ें ऐसी सिखाई जानी चाहिए कि वो आगे भविष्य में उनका मतलब क्या कर सके, जीवनोपार्जन कर सके। फिर इसके अंदर पाठ्यक्रम आता है नेक्स्ट 4th नंबर का उत्तरदायित्व वहन करने की कुशलता सिखाई जानी चाहिए। सिखाई जानी चाहिए। क्यों सिखाई जानी चाहिए? अच्छी आदतों के विकास के लिए उन्हें उत्तरदायी वहन करने की कुशलता सिखाई जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कुशलता और नैतिकता का ज्ञान देना चाहिए। कुशलता और नैतिकता का ध्यान देना चाहिए, मतलब अच्छी प्रेरणाएं देनी चाहिए, वैल्यूज सिखाई जानी चाहिए बच्चों को, जिसके अंदर क्या हो कि टीचर को एक पेशेंस के साथ, धैर्यशील, सहनशील बनकर बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर 5th नंबर, जो शिक्षा के अंदर जो प्रावधान किया गया है, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि शिक्षण विधि, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि उच्च स्तर की शिक्षण जो विधि होती है वो बच्चा नहीं समझ सकता उस विधि के माध्यम से। इसके लिए इनके लिए क्रिया विधि, खेल विधि आदि विधियों का आयोजन करना चाहिए। आदि विधियों के माध्यम से इनको हर चीज़ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसी के साथ शिक्षण सहायक सामग्री का भी क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने से बच्चे क्या होंगे, वो चीज़ को अच्छे से समझ सकेंगे। और जो शिक्षा होती है वो मूर्त अनुभवों के आधार पर होनी चाहिए। मूर्त अनुभवों के आधार पर अगर शिक्षा दी जाएगी, अगर जितने अधिक मूर्त अनुभव होंगे उतना ही क्या होगा, बच्चे का माइंड, जो कि आपको पता है यात्रा क्षमता कम है, तो इसके लिए वो उस चीज़ को देखेगा तो वो क्या होगा, अच्छे से समझ सकेगा और हमेशा स्थायी रूप से ज्ञान विकसित रहेगा उसका। और जो उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए वो कैसे, धीरे धीरे
इसी के साथ साथ उनके स्तर के अनुकूल क्या करना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। हर ऐसी ऐसी क्रियाएं, ऐसी ऐसी सैद्धांतिक क्रियाएं हमें रखनी चाहिए जिससे बच्चे अपने स्तर के अनुसार उनका विकास हो सके। फिर नेक्स्ट आता है प्रशिक्षित शिक्षक, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रशिक्षित शिक्षक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है शिक्षा के अंदर, क्योंकि इन बच्चों को वो ही मतलब जो टीचर्स है वो ही कर पाएंगे, वो ही मेंटेन कर पाएंगे, वो ही मतलब उनको सिखा पाएंगे जो ट्रेन हो, अच्छे से ट्रेन हो। ये नहीं है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता हो, क्योंकि इन बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सहनशील और धैर्यवान होना एक टीचर का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि जो कि ये बच्चे नहीं सीख पा रहे तो अपन को इतने पेशेंस के साथ, इतने प्यार से, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके इनको क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ सिखानी चाहिए जो वो धीरे धीरे अपने मतलब उन बच्चों के साथ शामिल हो सके, उन बच्चों के साथ समायोजन स्थापित, सामान्य स्तर बच्चों के साथ समायोजन स्थापित कर सके, बाहर परिवार विद्यालय इन सभी के में क्या उठ बैठ सके, अपने आप को हीन भावना उच्च मतलब उन्हें मतलब हीन भावना महसूस ना हो सके। तो जो ट्रेन टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? बेसिकली संवेगात्मक स्थिरता, सहानुभूति व्यवहार, सही निर्णय शक्ति, सही निर्णय शक्ति, प्रयोगात्मक अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण नीति और गति। विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीति इनको पता होनी चाहिए जिसके सामने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, और जो गति होती है वो धीमी रखनी चाहिए सिखाने की। तो ये सभी बातें क्या होनी चाहिए, एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। अब इस प्रकार स्पष्ट हम संक्षेप में हम इतना कह सकते हैं कि मन बुद्धि बालकों की शिक्षण व्यवस्था के लिए जो टीचर्स होता है धैर्यवान, सहनशील होना चाहिए और प्रशिक्षित होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए हमें मतलब शिक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें विशिष्ट पाठ्यक्रम, विधि और व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या हो, ये बच्चे क्या हो, बालकों का विकास क्या हो सके, इजी वे में हो सके और बच्चे सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजन स्थापित